है, आपका कंपेटिटिवनेस भी है और आपका उत्पादन तो अभी भी है, तो बहुत सूरत अच्छा कर रहा है टेक्सटाइल्स में। और जैसे डायमंड्स में आप लोग विश्व में केंद्र हैं, उसी प्रकार से यहाँ के सूरत के महासचिव श्री किशोर भाई जी, श्री मुकेश भाई जी और सूरत के सब मीडिया के मेरे मित्रों, आप सबको मेरा आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा आदेशों मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा सामने आके पूछ सकते हैं गुजरात में। आदरणीय जयंत सिन्हा जी अपनी वच्चे उपस्थित है। जो बजटनी बाबतમાં हो या लोन दिया हो, वो सब जो गाइडलाइंस है आरबीआई के गाइडलाइंस हैं और सब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो गाइडलाइंस होती हैं उन सब के तहत ही हुए हैं। आगे अपनी वच्चे आदेशना तो चलिए ठीक है, वो करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा हमारे रेगुलेटर स्वतंत्र हैं, हमारे निवेशक स्वतंत्र हैं और वो अपना जो भी अनुकूल कार्रवाई है वो अनुकूल कार्रवाई कर। धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सबकी लोकप्रिय आदरणीय महापौर श्रीमती हिमाली बहन बोगावाला जी, कोई सिस्टेमिक रिस्क नजर नहीं आ रहा है और इसलिए हम लोग जो भी इसका सही रूप से समाधान होना चाहिए वो अवश्य होगा। सर, लोगों का जो भरोसा ही दिया है, उन्होंने बताया है कि जो शेयर बाज़ार में होता है या जो क्रेडिट दिया जाता है उसको दोनों रेगुलेटर जो हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब पे उनका अध्ययन हो रहा है और पूरे उनकी तरफ से जो है जरूरी जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य होगी। दोनों स्वतंत्र रेगुलेटर हैं और स्वतंत्रता से अपना जो भी उनको कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। जहाँ तक शेयर बाज़ार का सवाल है, जहाँ तक निवेशकों का सवाल है, ये खुद अपने आप तय करते हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, वो अपना निर्णय ले सकते हैं कि किसी भी कंपनी का, किसी भी शेयर बाज़ार में स्टॉक का क्या भाव होना चाहिए, वो स्वतंत्र अपना निर्णय लेते हैं और तब वो शेयर बाज़ार में उसका भाव बनता है। तो रेगुलेटर अपना काम कर रहे हैं, निवेशक हैं वो अपना काम कर रहे हैं, कंपनीज जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके से शेयर बाज़ार में, कैपिटल मार्केट्स में इन सब चीज़ों का पूरी तरीके से समाधान होता है और होता रहेगा। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, वो हम लोगों को एक दिन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बजट में बहुत सारे जो हैं बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, बड़े उनको महीनता से समझना होता है, गंभीरता से उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो आप एक दिन का जो है रिएक्शन उसको मत देखिए, आप पूरे वर्ष में देखिए और पिछले बजट के बारे में आप सोचिए कि जब विश्व भर में सब शेयर बाज़ार गिरे थे तो भारत का शेयर बाज़ार स्थिर था, बढ़ा भी था और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वर्ष भी अगर पूरी तरीके से अगर हम लोग वर्ष भर देखें तो इस बार भी शेयर बाज़ार ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो एक दिन पे कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है और इस युद्ध के द्वारा कच्चे तेल का भाव, फर्टिलाइज़र का भाव, अनाज का भाव सब आसमान छू रहे थे और जो इसके कारण जो प्राइस प्रेशर बन रहा था, जो इसके कारण महंगाई दौड़ रही थी, इसको रोकने के लिए विश्व भर में सब जो सेंट्रल बैंक हैं, चाहे वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हो, यूएस फेडरल रिज़र्व हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, सब लोगों को बड़े तेज़ी से ब्याज का दर उन लोगों को बढ़ाना पड़ रहा था। 222 बेसिस पॉइंट्स यानी 2.25% रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बढ़ाया है, यूएस फेडरल रिज़र्व ने इसको 4.5% बढ़ाया है। तो बड़े तेज़ी से जो सेंट्रल बैंक का बोरोइंग रेट होता है, चाहे उसको फेडरल फंड्स रेट कहें यूएस का या रिपो रेट कहें हमारे भारत का, इन सबको तेज़ी से बढ़ाया जा रहा था और महंगाई का दर भी बढ़ रहा था। तो ये विश्व की परिस्थितियाँ थी जिसके बीच बजट को बनाया गया और आज के समय पूरे दुनिया में सब लोग मान रहे हैं कि अगर
मेजर इकोनॉमीज जो हैं, जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर उनमें कोई भी एक चमकता हुआ सितारा है, सबसे बेहतर जो आज के समय अर्थव्यवस्था जो चल रही है वो भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था का कोई मुकाबला नहीं है विश्व भर में। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल, साहसिक और निर्णायक नेतृत्व के कारण हम लोग भारत को आगे ले जा रहे हैं, इसका विश्व में कोई मुकाबला नहीं था। तो एक तरफ साथियों को आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में देश का बजट प्रस्तुत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बजट को अमृत काल का बजट घोषित किया है और उन्होंने कहा है कि इस बजट के द्वारा अगले 25 वर्ष जो अमृत काल के हैं वो इस बजट के नींव पे ही आधारित होंगे और हम लोगों का जो अमृत काल जो आने वाला है वो हम लोग इन नीतियों के ही द्वारा हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएंगे, अर्थव्यवस्था को हम लोग ताकत देंगे। इस बजट को समझने के लिए और हम सब के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सुख की बात है, बहुत गर्व की बात है कि इस बजट को सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि एक दूरदर्शी और एक संतुलित बजट है और अमृतकाल का बहुत ही एक शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट को समझने के लिए साथियों हमें पहले विश्व में जो परिस्थितियां हैं इनको समझना जरूरी है। विश्व में आप सबको मालूम है कि आज के समय हम लोग कोविड महामारी के बाद रिकवरी कर रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं, चीन, जहां अभी भी कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहे थे और अभी हाल में ही इन लॉकडाउन को हटाया गया है और इसलिए पूरे ग्लोबल अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में थोड़ा उथल पुथल और विशेष रूप से सप्लाई चेन का उथल पुथल, डिसरप्शन चल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसको हम लोगों को संभालना था इस अमृतकाल के बजट के द्वारा। लैब ग्रोन डायमंड्स को, जो दुनिया के पूरे डायमंड्स का अगर कहीं भी अगर केंद्र बिंदु है तो वो सूरत में है। तो लैब ग्रोन डायमंड्स में हम लोग कह रहे हैं कि एक IIT के लिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ग्रांट देंगे जिसमें कि लैब ग्रोन डायमंड्स किफ़ायती तरीके से कैसे बनाए जाएं, इसकी रिसर्च हम लोग करेंगे। जो मैं चाहूँगा और आप लोग अगर प्रयास करें तो ज़रूर होगा कि वो IIT गांधीनगर आ सके। दूसरा कि जो सीड्स होते हैं लैब ग्रोन डायमंड के लिए, वो सीड्स लैब ग्रोन डायमंड के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 5% थी, उसको 0% कर दी गई है। तो ये कि पहला बिंदु है जो खासकर सूरत के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरा बिंदु मेट्रो। सूरत में अभी मेट्रो बन रहा है। मेट्रो के लिए हम लोगों ने और पैसे दिए हैं, 19,000 करोड़ हम लोगों ने मेट्रो के लिए दिए हैं। तो सूरत में एक नहीं 2-3 लाइन आप लोग बना सकते हैं। जिस तेज़ी से सूरत बढ़ रहा है, आप सबका ग्रोथ हो रहा है, उसमें आपको 2-3 मेट्रो लाइंस की ज़रूरत होगी ट्रैफिक से बचने के लिए। तो ये हम लोग मेट्रो के लिए हम लोग दे रहे हैं। तीसरा बिंदु जो है वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ बहन हमारी महापौर मैडम बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का पूरा आप सदुपयोग करिए। नए जो आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो आप लोग सूरत लाइए। ये एक तीसरा बिंदु है जो सूरत के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। चौथा मामला जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स यानी सूरत म्यूनिसिपैलिटी जो है वो कैपिटल मार्केट्स में जाकर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को आप लोग उठा सकते हैं। आपको कोई बड़ा काम करना हो, हज़ारों करोड़ का काम करना हो, तो वो 1 वर्ष का तो काम है नहीं। वो 1 वर्ष में उसको पूरा बजट के द्वारा आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। आपको एक कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो 20, 30, 40 साल चलेगा। तो जैसे घर के लिए आप ऋण लेते हैं और फिर EMI के द्वारा आप उसका पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार से सूरत म्यूनिसिपैलिटी भी म्यूनिसिपल बॉन्ड लेकर इसका निवेश कर सकती है और फिर 30-40 साल के बाद इसका पेमेंट कर सकती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पे काफ़ी हम लोगों ने ध्यान दिया है, इसका भी सूरत को बहुत फ़ायदा हो सकता है और होगा भी। और अंत में, और गुजरात मुझे मालूम है कि इसमें बहुत गुजरात को फ़ायदा होगा कि हर स्टेट को 50 साल का लोन दिया जा रहा है, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स करिए जिसमें पहले 1 लाख करोड़
पिछले वर्ष मिला था, इस बार 1.3 लाख करोड़ मिला है। उसमें सूरत और सूरत के इर्द गिर्द सब जो क्षेत्र हैं वो इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं, इससे भी आप लोगों को लाभ हो सकता है। तो ये 4 बिंदु हैं, मेट्रो का बिंदु, लैब ग्रोन डायमंड्स का बिंदु, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का बिंदु और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का बिंदु, जो सब सूरत के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं, मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी और पूरे देश में, विश्व में जैसे इस बजट की प्रशंसा की जा रही है, मुझे लगता है आप लोग भी इस बजट की ज़रूर प्रशंसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। दूसरी ओर भारत एक चमकता हुआ सितारा, इन सब के बीच इस अमृतकाल के बजट को बनाना था और इसको एक सकारात्मक एक दिशा देनी थी। ये माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कुशलता से की है और बहुत लोगों ने, उद्योग जगत के लोगों ने, व्यापार जगत के लोगों ने और आम जनता ने भी ना सिर्फ इस बजट को 10 में से 10 दिया है, कई लोगों ने तो बजट को 11 में से 10 दे दिया है। और हम लोग भी अगर इस दूरदर्शी संतुलित बजट को देखें तो मुझे भी लगता है कि आप भी इससे बहुत प्रसन्न होंगे, आपको भी लगेगा कि बहुत दूरदर्शी और संतुलित बजट तैयार किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस बजट को समझना है तो हमें सप्त ऋषि को समझना होगा, 7 बिंदु को समझना होगा। इसलिए मैं वह 7 बिंदु जो हैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो यह है, पहला बिंदु कि हम लोगों ने किसानों के लिए क्या क्या किया है। उसमें बहुत कुछ है, कोऑपरेटिव क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी में है, किसानों के हम लोग क्रेडिट के लिए बहुत कुछ हम लोगों ने किया। तो किसान जो है वो पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो है वो है जो निचले वर्ग के लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके लिए क्या क्या किया गया है। और इसमें मुख्य तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने इस बार कुल मिलाकर 80,000 करोड़ दिया है, जिसके द्वारा हर कोई को पक्का घर हमारे देश में मिल सकता है, जो बहुत हर्ष का एक विषय है कि सबको हम लोग पक्का घर इसके द्वारा दिलवाना चाहते हैं। तो ये दूसरा बिंदु है कि हम लोग आदिवासी हमारे भाई बहन के लिए 500 जो सबसे दूर दराज जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं उसमें हम लोग सैचुरेशन मोड का काम करेंगे। तो ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि युवाओं को क्या क्या इसमें दिया गया है, स्किलिंग में, ट्रेनिंग में, टेक्नोलॉजी में, हर अगर आप नज़रिए से देखें तो रोज़गार के सृजन के लिए इस बजट में युवाओं के लिए बहुत कुछ दिया गया है। चौथा, और सूरत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एमएसएमई क्षेत्र में क्या क्या किया गया है। यहाँ एमएसएमई को और क्रेडिट हम लोग दे रहे हैं, एमएसएमई को टेक्नोलॉजी का फ़ायदा दे रहे हैं, एमएसएमई का कंप्लायंस का बर्डन जो है उसको हम लोग कम कर रहे हैं। तो इसमें एमएसएमईज़ को भी बहुत फ़ायदा मिला है। पांचवा बिंदु जो है वो है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ यानी कि किस प्रकार से हम लोग डीकार्बनाइजेशन करें, हाइड्रोजन मिशन को प्रोत्साहन दें, रिन्यूएबल्स की ओर बढ़ें और सब जो हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कर सकते हैं, ये हम लोग ग्रीन ग्रोथ के द्वारा हम लोगों को करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी घोषणा, आपको याद होगा, ग्लासगो में किया था, जब उन्होंने कहा कि हम लोग नेट ज़ीरो 2070 तक हम लोग हासिल करेंगे और उसको अमल करने के लिए ग्रीन ग्रोथ के लिए भी बहुत सारी घोषणाएँ की गई हैं। छठा मामला जो गुजरात के लिए इसमें विशेष एक बिंदु है वह है कि हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर और खासकर गिफ्ट सिटी के लिए क्या करने वाले हैं। इसके लिए भी बजट में बड़ी सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इसके बारे में भी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं बड़े खुशी से आपको दे सकता हूं। और अंतिम विषय जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इसमें मैं दोहराना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चमत्कार किया गया है वो ऐतिहासिक है। जो 7.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष का मामला था उसको 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में 4.39 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ यानी मोर देन डबल हम लोगों ने किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसलिए किया है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है, आप 1 रुपये अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव 2.5 से 3 रुपये का होता है। उसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो साथियों, जैसे मैंने कहा कि अगर बजट समझना है तो सप्त ऋषि को समझना पड़ेगा। ये 7 बिंदु हैं जो सप्त ऋषि के हमारे 7 बिंदु हैं। लेकिन हमें एक और महत्वपूर्ण बात भी समझनी है और वह यह है कि बहुत दिनों से मिडिल क्लास की एक मांग थी, मध्यम वर्ग के लोगों की मांग थी कि टैक्स में कुछ उनको राहत मिले, उनको कुछ बचत मिले
और माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े कुशलता से हम लोगों को दिशा दिखाई है कि ओल्ड टैक्स रिजीम छोड़कर, जिसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस और कॉम्प्लिकेशंस थे, जो बहुत ही जटिल हो गया था, उस ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़कर हम लोग न्यू टैक्स रिजीम की ओर बढ़ें, जहां आपको एग्जेम्पशन अब 3 लाख का 7 लाख का हो गया है, स्लैब हो गया है 3.5 लाख के और 7 लाख के। और अगर आपके डिडक्शंस कम हैं, अगर आपके कम डिडक्शंस हैं, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी बचत नज़र आएगी। अगर आपके 15 लाख की इनकम है तो आपको अगर एग्जेम्पशंस कम हैं 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक की बचत हो सकती है। ये हर घर को माननीय वित्त मंत्री जी ने एक सौगात दी है, जिसमें उनका खर्चा बढ़ सकता है। और एक तरफ हम लोग खर्चे को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग निवेश भी कर रहे हैं। और इस कारण जो सब लोग चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट सही रहे, 7% रहे, उसकी और हम लोग बढ़ रहे हैं। महंगाई पे हम लोगों ने अंकुश लगाई हुई है, महंगाई कम होती चली जा रही है। जो 6-7% का दर था वो 4-5% तक हो रहा है। और जो हमारे युवा, सूरत खासकर युवा एक शहर है, हमारे युवाओं के लिए रोज़गार के लिए बहुत सारे अवसर इसके द्वारा मिलने वाले हैं। तीनों अगर आप देखें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ रेट और साथ साथ फिर आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और महंगाई का दर, ये तीनों जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस बजट के द्वारा हम लोग इन सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अंत में साथियों, मैं आपको सूरत के लिए जो क्या हुआ है खास, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ।